मनोज भाई, मैं आपके पास आता हूँ। और जो मुद्दा होना चाहिए संसद में बहस, संविधान संविधान सही तरीके से लागू हो रहा है नहीं है, राज व्यवस्था ठीक से चल रही है नहीं है, इस पर बात करने के लिए संसद बनी है। इतिहास पे चर्चा करने के लिए, इतिहास को लेकर के लड़ने के लिए संसद बिल्कुल नहीं है। और बड़ा खड़गे साहब ने सही कहा कि इतिहास पे बात करने के लिए इतिहास को आर को बिठाइए और उस पर कीजिए, वो आएगा तथ्य जो उस पर बात की जाएगी अलग तरीके से। लेकिन सवाल है कि जो एक दलित सांसद भी अगर सुरक्षित नहीं है एक इस राज्य में, तो फिर क्या होगा। लेकिन अब तो सवाल खड़ा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि वो उनका बयान है, ये कह के छोड़ दिया जैसे लगता है। कांग्रेस पार्टी के लोग जो है, खड़गे साहब जो कह रहे हैं उस पर बात करने के बजाय जो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं वो हाईलाइट हो रहा है, कि वही स्वर बन जाता है। वो खुद खड़गे साहब का दूसरा बयान मैंने नहीं दिखाया क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाता है। वो खुद भी बेचारे खड़गे साहब मजबूर हो गए, जिससे लगा कि अब जो है अब क्या लड़े यार हमारे लोग, और कोई नहीं बोल पा रहा है। पीछे दिग्विजय सिंह है, पीछे और लोग हैं। राधा मोहन अग्रवाल जब बोल रहे हैं तो पूरा बीजेपी हाँ 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 कर रहा है। लेकिन जब खड़गे बोल रहे हैं, उनको जिस तरह से झूठा साबित किया जा रहा है, जातिवादी साबित किया गया किरण रिजिजू के द्वारा या राधा मोहन अग्रवाल के द्वारा, उस समय विपक्ष के सांसद जो जो राज्यसभा सांसद हैं, वो सब चुप मौन बने सुन रहे थे कि जिसे खड़गे साहब ने वाकई गड़बड़ बात करी। खड़गे साहब ने तो सही बात कही थी, लेकिन खड़गे साहब को भी कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरा कहा, और बाकायदा रहा था राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि खड़गे साहब ने जो कहा है, जो किया है, वो अक्षम्य है। मनोज भाई, इतने जी। कमजोर विपक्ष के लोग क्यों हैं? नहीं, इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। एक तो जो आपका सवाल है कि जो आज जो राज्यसभा में जो बातें हुई, और इसके अलावा रोज देश के सामने जो प्रश्न खड़े होते हैं आरएसएस और बीजेपी की तरफ से, खासकर इतिहास को लेकर, और जो उनके एजेंडे को लेकर वो बार बार वो रोजी रोजगार और जो जातीय जिंदगी के सवाल हैं उसको छोड़कर वो बहुत सारे इमोशनल और इतिहास के मुद्दे उठाते हैं और चाहते हैं कि इसी पर बहस होती रहे। तो वो उस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए, वो एक अलग पहलू है। लेकिन आज जो राज्यसभा में हुआ, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं कि थोड़ी वो सब पार्टियों ने अपने अपने स्टैंड के हिसाब से बातें कही हैं। एक तो देखिए, राधा मोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को ज़्यादा घेरा। चाहिए था तो उनको सपा को इस पर बात करना चाहिए था कि सपा के सांसद या उनके पार्टी के लोग इस तरह के सवाल क्यों उठा रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस को ज़्यादा घेर रहे थे। देखिए, राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर के हैं और राज्यसभा सदस्य हैं, और इसलिए उनके जरिए ये बात आई है, ये भी समझना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वो राजस्थान के भाजपा के प्रभारी भी हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके जरिए ये बात कहलवाई गई कि जो राजस्थान में जो ये जो सवाल उठा है और राणा संगा पर जो टिप्पणी आई है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि इतिहास क्या कहता है इस मामले में, क्योंकि इतिहास को सही है। आजकल हर व्यक्ति अपने नजरिए से देखता है। तो वहां पर जो बीजेपी को जो क्रिटिसिज्म हो रही थी कि वो इस पर कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है, वो उसके लिए आज राधा मोहन दास अग्रवाल को आगे किया गया। इसलिए वो बार बार खड़गे साहब को निशाना बना रहे थे। और कांग्रेस इसलिए इस पर ज्यादा एग्रेसिव नहीं थी, क्योंकि वो एक राज्य की पार्टी नहीं है, वो ऑल इंडिया पार्टी है। राजस्थान में भी उसको राजनीति करनी है। इसलिए अगर इस पर वो बहुत एग्रेसिव होती तो राजस्थान में भी उसको अपने कुछ जो वोटों के नहीं, उस समीकरण पे है। एग्रेसिव होने की बात नहीं है मनोज भाई, बात नहीं, सिर्फ इतनी है कि जो खड़गे साहब कह रहे हैं उसको हाँ, मैं आप वही कितना कह रहा हूँ, हाईलाइट कर रहे हैं। जी। उसी पर आ रहा हूँ। तो इसलिए वो खड़गे साहब ने, देखिए, तो बहुत ही संतुलित तरीके से और सही बात जो कहनी चाहिए थी। एक तो उन्होंने इतिहास के सवाल को कहा कि इतिहासकार ही डिसाइड करेंगे, आप संसद में तो डिसाइड नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उन पर हमला हुआ सांसद के घर पे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको वहां पर बहस में गोल किया जा रहा था। खुद जो सभापति हैं वो भी इस बात को इंडोर्स नहीं करना चाहते थे। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण था, जिसको खड़गे साहब ने उठाया। लेकिन मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस या और दूसरा जो तिवारी जी जो थे भाजपा के, ये कांग्रेस के, वो उन्होंने क्यों बहुत उनके राणा सांगा की वीरता का वर्णन नहीं किया, क्योंकि जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वहां पे उनके राजनीतिक समीकरण दूसरे हैं, और वो उसको एड्रेस कर रहे नहीं मनोज भाई, फिर से आपको छेड़ रहा हूँ। थे। हाँ, देखिए, आपने जो कहा, जो पूरा हमें दिखा, हमने भी काफी देर देखा, पूरे प्रसंग को देखा, मेरे पास सारा वीडियो भी है वो।
खड़गे साहब ने बहुत बैलेंस बात कही, वही तो न मैं भी कह रहा हूँ। राणा सांगा के खिलाफ बोला, न इतिहास में कहा, वो सीधा सीधा वर्तमान में है। और उन्होंने कहा कि भैया इतिहासकार काम करें, हम इतिहासकार नहीं। लेकिन ये कहने के बाद उन्होंने बाकायदा कहा कि भाई ये एक दलित सांसद सुरक्षित नहीं है और हम इसके लिए बोलेंगे और कंडेम करते हैं। ये कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट, जो आपने कहा कि एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है, बहुत सधा हुआ स्टेटमेंट था, बहुत बिल्कुल कम यही समय में यही मैं खड़गे साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन जो प्रमोद तिवारी ने कहा, प्रमोद तिवारी को चुनाव लड़ाने के लिए नहीं कांग्रेस पार्टी बनी कि वो वही हारे तो कि जीते, ऐसे भी राज्यसभा में गए हुए हारे हुए। मैं तो जो मैं यही जो कह प्रमोद तिवारी ने कहा, वो पूरे तौर पे खड़गे साहब के बयान को कमजोर करता है, और वो बीजेपी का जो बयान है कि राणा सांगा पे बात करो और राणा सांगा को महान बता करके, वो जो है पूरा खड़गे साहब का जो प्रोजेक्शन था उसको खत्म कर दिया। जी मैं यही कह रहा हूँ कि प्रमोद, देखिए कांग्रेस के भीतर तो यही प्रॉब्लम है ना कि एक स्वर में एक तरह से जो खड़गे साहब ने कहा वही बात करनी चाहिए, लेकिन प्रमोद तिवारी ने केवल अपनी राजनीति साधने की कोशिश की कि जिस इलाके से वो प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ते हैं और जिस तरह से इस चुनाव में राजा भैया से उनकी सांठगांठ थी। राजा भैया का स्टैंड क्या है आप पढ़िए 2 दिन से, और राजा भैया ने उनको सपोर्ट किया था, इन्होंने राजा भैया को सपोर्ट किया था। तो वहाँ अपनी राजनीति और अपनी बेटी की राजनीति के लिए उनको यही बयान देना था। यही कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है कि वहाँ पे जो बड़े नेता है वो सिर्फ अपने हितों का ज्यादा देखते हैं, पार्टी हित और पूरे एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पार्टी का जो स्टैंड होना चाहिए उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। तो इसलिए प्रमोद तिवारी को आज ना भी बोलते तो काम चल जाता है, क्योंकि खड़गे साहब ने तो पूरी बात कही दी थी। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रमोद तिवारी ने अपनी राजनीति जिस इलाके से आते हैं वहां पर उनका एक है राजपूत राजनीति से और ब्राह्मणों का एक संशय बनाया हुआ उन्होंने, इसीलिए उनकी बेटी जीत गए। उधर राजा भैया को भी जरूरत थी तो उन्होंने अपनी राजनीति की। लेकिन एक मैं जो 2 दिन पहले भी आपने इस पर चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि ये जो मुद्दा जो रामजी लाल सुमन जी ने जिस तेवर के साथ रखा राज्यसभा में और जिस तरह से उनके घर पे हमला हुआ, तो मैंने कहा था कि इससे भाजपा को नुकसान होगा और सपा को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। सपा थोड़ी हिचकिचाहट जरूर दिखाई है, लेकिन आप कल उनके घर पे रामगोपाल यादव भी गए थे और आज खुद रामजी लाल सुमन अपने घर पहुंचे हैं और लगातार अपने स्टैंड को और दृढ़ता से वो कायम बोल रहे हैं, और अखिलेश यादव भी जाएंगे। तो आगरा देखिए, आगरा दलित राजनीति का सेंटर है। रामजी लाल सुमन जो एक बड़े दलित नेता हैं, बसपा के बैकग्राउंड से आए हुए हैं, सपा में आए हैं, तो इस राजनीति में सपा ने बहुत, मैं कहूंगा कि बहुत ठीक ढंग से इसको प्ले किया है। लेकिन मनोज भाई अब पार्टी ने ये कह दिया कि रामजी लाल सुमन का जो बयान है उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी स्टैंड नहीं करती। वो सब 2 तरह की बातें केवल भाजपा ही थोड़े बोलती है, और भी पार्टियां भी बोल सकती है। ये सब इतना और भी बोल सकते हैं कि खाली बाकी वो दो मुंह से 1000 मुंह से बात बोलेंगे। अब देखिए उसी नागपुर में उन्होंने दंगा करा दिया 300 साल पुराने मरे हुए बादशाह के कब्र को लेकर, और फिर बोला क्या, कहा कि मनोज जी माफी चाहूंगा, यही दोगलापन एनडीए को, भाजपा को ताकत देता है। हाँ ठीक है, देखिए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि व्यावहारिक राजनीति अलग तरीके से होती है, और जो ये व्यावहारिक है ही नहीं। ये प्रमोद तिवारी है कांग्रेस के। हाँ तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें 2 तरह से आप देख सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या पॉलिटिक्स हुई है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तो मैं अपनी बात कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आरएसएस और बीजेपी एक मनोज भाई अपनी बात बाद में रखिएगा, ये वाली पहले आप राजनीति बताइए। हाँ, इसको इस तरह से मैं देखने की कोशिश कर रहे हैं कि राधा मोहन बहुत सही विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये सब जैसे सपा अपनी राजनीति खेल रही है, कांग्रेस को एक संतुलित दृष्टिकोण रखना था जिसको खड़गे साहब ने अपने तरीके से रखा। बीजेपी खुद दुविधा में फंसी हुई है। आप तक देखिए कि पहले लोग राणा सांगा के पक्ष में खुल कर बोल रहे थे, लेकिन रामजी लाल सुमन के घर के हमले के बाद से उनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई कि अब उसके बारे में क्या कहिएगा। अब उसी आक्रामकता के साथ अगर भाजपा खड़ी होती है तो अच्छी बात है ये तो, लेकिन उनको राजस्थान में एडजस्ट करना था कुछ, तो उन्होंने राधा मोहन दास अग्रवाल को आगे कर दिया। तो ये संकट बीजेपी के सामने भी है ज्यादा, और कांग्रेस के सामने भी रहेगा कि अगर ज्यादा बढ़ेगा तो थोड़ा सा उनको, चूंकि मनोज जब रूपाला जी ने बोला था, रूपाला जी ने भी तो ज्यादा खतरनाक बोला था। ये तो एक हाँ, लेकिन
राजस्थान में तो लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर लेकर तो इतिहास और राजपूतों को लेकर और दूसरे जातियों के अपने अपने इतिहास को लेकर एक कन्फ्लिक्ट रहता है, उस पर तो लोग बोलेंगे, कुछ कोई कह भी नहीं पाएगा। एक और भाजपा के ही एक नेता थे जिन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन उसके खिलाफ तो नहीं, ओबीसी लीडर थे, इसलिए वहां पे भाजपा ने कुछ कहा। मनोज जी, इसमें एक और चीज जोड़ दूं। प्रमोद तिवारी जो है सांसद हैं, वो राजस्थान से ही है, इसलिए भी उनकी मजबूरी है। राजस्थान से राज्यसभा के सही कह रहे। तो इसीलिए वो संतुलन, इसलिए सभी पार्टियों के एक दुविधा भी नजर आती है, और ये इतिहास के पास इसीलिए। लेकिन ये संकट जो मैं अपनी बात कह रहा था कि देखिए, जो आरएसएस और बीजेपी है एक फासिस्ट पार्टी है, और वो उसने मुसोलिनी और हिटलर से प्रेरणा ली थी इतिहास में। 1925 से लेकर अब उसके 100 साल पूरे हो गए हैं। इस समय सारे ऐसे विद्वान जो हैं, जो पाश्चात्य विद्वान भी हैं, भारत में भी जो लोग फांसीवाद का अध्ययन कर रहे हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि भारत में फांसीवादी आंदोलन के 100 साल से चलने वाला दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन है। बीजेपी जो आरएसएस है 1925 से गठन, और उसके पहले भी कुछ और संगठनों के जरिए भारत में फांसीवादी आंदोलन के जरिए धीरे 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 करते हुए उन्होंने सारे संवैधानिक संस्थाओं में के अलावा जो समाज की जो संस्थाएं हैं उसमें भी अपनी घुसपैठ पक्की कर ली है, और अब तो सत्ता पे भी काबिज हो गए हैं। तो इसलिए जब वो अपने एक समय अपने कमजोर थे तो उन्होंने अपनी भाषा बदल दी थी, लेकिन अपने एजेंडे से वो कभी नहीं पीछे हटे। तो आज जब वो सत्ता में आ गए हैं, और सत्ता में ऐसे कि वो मतलब आप समझिए कि संवैधानिक संस्थाओं को भी अपने टेक ओवर कर लिया है, तो वो खुले रूप से अपने को खेल रहे हैं, और वो अपने हर एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। इसके लिए लड़ाई जो है, इसके खिलाफ लड़ाई जो है भारत में बहुत कमजोर तरीके से चल रही है। अभी बहुत सारी बातें हो रही थी कि फांसीवाद आ गया है, कि अभी थोड़ा सा आया है, कि कम आया है, कितना आ गया है, इस पर भी बहुत सारी चल रही है। अब वो एक विद्वान है जिन्होंने लिखा, बहुत रोचक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि आपके घर में सांप घुस आया है, अब वो छोटा है बड़ा है ये उस पर डिसाइड करेंगे कि आप उसको मारने की कोशिश करेंगे। तो ये सवाल ये है कि आपको ये है कि फांसीवाद तो आ गया है, अब जैसे सीपीएम ने कहा कि अभी पूर्ण विकसित होने की दिशा की तरफ है, तो हम कह रहे हैं कि आप उसका इंतजार तो नहीं। आपने जो कहा उसमें एक बड़ा मुझे याद आ रही बात, आपने कहा कि सांप घुस आया छोटा कि बड़ा है। आजकल तो ये हो गया कि सांप छोटा हो कि बड़ा हो उसको जंगल में छोड़ आते हैं, मारते नहीं है। तो इनको कहाँ छोड़ के आएंगे? नहीं, तो फांसीवाद में इस तरह का नहीं हो, फांसीवाद है आप उसको बिना खत्म किए और उसकी सारे आधार हटाए आप उससे लड़ नहीं सकते। तो मैं कहने का मतलब ये है कि, और इसमें केवल राजनीतिक दल ही नहीं लड़ सकते, राजनीतिक दल के अलावा बहुत सारे जो सामाजिक शक्तियां हैं, सांस्कृतिक शक्तियां हैं, सबको मिलजुल कर लड़ना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि सबसे आगे लड़ने वाली शक्तियां राजनीतिक दल होती हैं, और इसके साथ साथ ये भी लोग लिख रहे हैं कि इसका मुकाबला सबसे ज्यादा वैचारिक क्षेत्र में होगा। अब सड़क पे डिसाइड नहीं होगा, ये ज्यादा वैचारिक क्षेत्र में होगा। इसलिए वैचारिक क्षेत्र में आप पीछे जैसे ही भागेंगे वैसे ही इससे लड़ाई आपकी कमजोर होगी। तो इसलिए जो सपा भी है, देखिए सपा भी, आप कांग्रेस तो राहुल गांधी एक पोजीशन लेते हुए दिखते हैं, क्योंकि उनको लग एहसास हो गया है या समझदारी उनकी है कि ये फासिस्ट शक्तियां हैं, फासिज्म की तरफ देश ऑक्युपाइड हो रहा है, तो वो एक इसको समझते हैं। लेकिन क्षेत्रीय दल जो है अभी भी वो उसकी जितनी गंभीरता से इसको लेना चाहिए था, और इसके लिए एक चौतरफा संघर्ष करना चाहिए। वो अपनी लड़ाइयों में जनता को नहीं ले रहे हैं, दूसरी जो शक्तियां हैं उनको अपने साथ नहीं ले रहे हैं, और अपने भी ठीक से नहीं लड़ रहे हैं। तो ये एक कमजोरी है जो आप राज्यसभा में भी व्यक्त होगी, लोकसभा में भी व्यक्त होगी, और कई रूपों में राजनीतिक दलों का जो संशय है, दुविधा है, वो भी प्रकट होगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि अगर जो इसकी गंभीरता को जितना जल्दी समझ जाए, और ये लड़ाई एक बड़ी लंबी लड़ाई होगी, चौतरफा लड़ाई होगी, बहुत सारे मोर्चों के स्तर पर लड़ी जाएगी, ये समझदारी जब तक उनके अंदर नहीं आएगी तो फिर ये एक छोटी छोटी राजनीति के, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आप छोटी छोटी राजनीतिक लाभों के लिए आप वो ले आएंगे, बार बार इतिहास के प्रश्न को उठाएंगे। ऐसा थोड़ा है कि वो इतिहास के प्रश्न को उठाना बंद कर देंगे, क्योंकि वहीं से उनको स्रोत मिलते हैं, खासकर मध्यकालीन इतिहास को, और वो सबको विदेशी आक्रांता कहेंगे। और आप इस पर कौन डिसाइड, कभी नहीं डिसाइड होगा। अगर हम यही तय कर लें कि एक साल पूरी संसद, दोनों संसद यही डिसाइड कर ले कि भाई इतिहास में कौन क्रूर था और कौन महान था, इसी पर बैठ जाए लोग, तब भी डिसाइड नहीं हो पाएगा।
क्योंकि हर इतिहास के भी प्रश्न हो, दर्शन के भी प्रश्न हो, राजनीति के भी प्रश्न हो, विज्ञान को छोड़ दें तो हर चीजों पर दो मत होते हैं, अलग अलग एविडेंस के आधार पर लोग करते हैं। और आरएसएस तो ये है कि वो परसेप्शन जो उसने अपने इंडिया के बारे में बनाया हुआ है उसके आधार पर इतिहास गढ़ता है, वो जो मिथकी है, जिसको एक किसी हमारे दर्शक और श्रोता ने लिखा भी था कि वो उसका इतिहास एक तरह से मिथक है, कपोलकल्पित है। वो अपने हिसाब से उसने सारे लोगों को नायक खड़े किए हैं, गढ़ा है उन्होंने, जिसमें कोई एविडेंस नहीं है, ना आपके ऐतिहासिक के तथ्य हैं, ना आपके पुरातात्विक साक्ष्य हैं, कुछ भी नहीं है। वो सारे नायकों हमारे एक साथी लिख रहे हैं, और मनोज भाई आपने जब इसका जिक्र किया है तो, कि रामजी लाल सुमन जी ने जो बात कही है वही बात सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता ने कही होती तो कोई भी चूं तक नहीं बोलता। वो राम जो रूपाला ने कहा, पुरुषोत्तम रूपाला ने उससे ज्यादा खतरनाक बात कही थी। संजय निषाद ने राम के बारे में क्या कहा था, लोग उसे भूल भी गए होंगे। बिल्कुल सही जी। तो ये एक राजनीति की कड़वी सच्चाई ये है कि अगर कोई ऐसे जाति का आधार रखने वाला कोई नेता ये सब बोल दे तो उसका विरोध करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता है। रामजी लाल सुमन के वो नहीं विरोध करेंगे, इसीलिए सीधे बीजेपी अपने खड़े होने के बजाय कड़ी सेना को आगे कर रही है और दूसरे लोगों को आगे कर रही है, और अपने एक संतुलित तरीके से अपने को कोशिश करने, क्योंकि देख रहे हैं कि अगर ये ज्यादा बढ़ा तो ये दूसरे तरफ जाएगा। अब मायावती जी इसमें आके वो सपा का पुराना इतिहास क्यों बोल रही थी भाई? उनको सीधे कंडेम करना चाहिए था कि रामजी लाल अब सुमन के घर पे जो हमला हुआ वो निंदनीय है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बजाय वो सपा का पुराना इतिहास लेके आई। तो ये आप देखिए गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है। हाँ, गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमला करणी सेना ने किया और उसके पीछे निसंदेह बीजेपी और आरएसएस के लोगों का हाथ रहा होगा। ये हमला करके और ये गहरे संकट में बीजेपी फंसेगी और मामला आगे बढ़ेगा तो उनके लिए पूरे आगरा और दलित समुदाय जो ऑलरेडी जो बसपा से एक बड़ा हिस्सा जो निराश है, वो एक अपनी जगह खोज रहा है, उसको बीजेपी की तरफ न जाके वो एक रास्ता अपना ढूंढेगा, चाहे कांग्रेस की तरफ ढूंढेगा, चाहे सपा की तरफ ढूंढेगा। तो उससे ये बीजेपी के लिए एक बड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए देखिए कि ये मसला बढ़ेगा। अभी अखिलेश यादव भी जाएंगे और धीरे धीरे ये मसला और ये बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी अंततः 1-2 दिन बाद इस मसले को उठाना छोड़ देगी। मेरा तो यही आकलन है।